लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड यूनिट का जो है हुक्स लॉ, जो रिलेट करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो होते हैं, द्रव्य के सामान्य गुण जो होते हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उससे ही रिलेट करता है हमारा हुक्स लॉ। जो हुक्स लॉ है, रॉबर्ट हुक्स ने 1679 में एक लॉ प्रतिपादित किया था, लॉ प्रोड्यूस किया था। जो लॉ प्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा था कि जो भी स्ट्रेस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, अगर ऐसा है तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल हटाते हैं या सिंबल हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिल जाता है। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। क्लियर? तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हुक्स ने जो लॉ दिया था उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात हम पहले करेंगे कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, जिसमें हम इलास्टिसिटी से रिलेट करते हुए चलेंगे। हमने देखा है नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि कभी भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है या हम कोई रबर बैंड यूज करते हैं, तो रबर बैंड को हम खींचते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ देर के लिए वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम उसको वापस छोड़ते हैं वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेता है। तो आपको कुछ दिमाग में आया होगा कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये प्रोसेस क्या हो रही है। तो उसी प्रोसेस को समझने के लिए हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है। इलास्टिसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है, मतलब इलास्टिसिटी क्या है, उसके लिए हमको समझना होगा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। अगर इलास्टिसिटी है तो प्लास्टिक बॉडीज भी होंगी, इलास्टिक बॉडी है तो प्लास्टिक बॉडी भी होंगी। तो कैसे हम इलास्टिक बॉडी को और प्लास्टिक बॉडी को अलग अलग कर सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी की। मान लीजिए हमारे पास है एक बॉडी, ये हमने एक बॉडी कंसीडर की हुई है। ये जो हम बॉडी कंसीडर कर रहे हैं ये कंप्लीट इलास्टिक तो नहीं है, लेकिन ये इलास्टिक है। क्लियर? इलास्टिक मतलब अगर हमने इस बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगी। ठीक, चेंज करती है मतलब कि या तो ये अपने शेप में चेंज करेगी, या लेंथ में चेंज करेगी, या वॉल्यूम में चेंज करेगी। ठीक, शेप, लेंथ और वॉल्यूम में परिवर्तन ला रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हिंदी में बोला जाता है विरूपक बल। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं जो बॉडी को डिफॉर्म कर दे, जिसका मतलब उसके फॉर्म को चेंज कर दे, चाहे वो वॉल्यूम में चेंज करे, चाहे लेंथ में, चाहे शेप में, तो वो हमारा कहलाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, जैसे कि हम अभी रबर का एग्जांपल लेते हुए चल रहे थे, जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो बॉडी क्या करेगी, अपनी पोजीशन रीगेन करेगी, मतलब अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा या कुछ ऐसी चीजें रिलीज हो रही होंगी जिससे वो यहां पर अपनी पोजीशन रीगेन कर पा रही है। तो ये जब हम जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, मान लीजिए फोर्स हमने हटा दिया, तो ये बॉडी अपने अंदर अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो जो फोर्स लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानयन बल। मतलब बॉडी अपने अंदर एक फोर्स जनरेट करेगी और ये बॉडी अपनी
रियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। क्लियर? आपको इतना समझ में आया होगा कि बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स क्या होगा हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, और बॉडी अपनी तरफ से जो फोर्स लगा रही है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी पोजीशन को रीगेन कर रही है, वो हमारा होगा रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब डिफॉर्म किया और रीस्टोर किया। क्लियर हुआ आपको? अगर ये क्लियर हुआ है तो अब इसका भी कुछ रीजन होगा कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगी। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते नहीं तब तक वो नहीं कर सकती, लेकिन जैसे हम हटा देंगे वो वापस रिस्टोर कर लेगी। लास्ट, अगर ये कब तक ऐसा कर पाएगी बॉडी, तो ये जब तक कर पाएगी इसकी एक लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। एक लिमिट होती है, एक सीमा निर्धारित होती है। मतलब इलास्टिसिटी की लिमिट होगी, जिसे हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक रेंज तक ही हम इस पे फोर्स लगा सकते हैं और उस रेंज तक वो अपना व्यवहार नहीं बदलेगी, अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगी बॉडी, लेकिन उस रेंज के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। या तो हम देखते हैं रबर को हम ज्यादा देर तक खींचेंगे तो वो टूट जाती है। बहुत इजीएस्ट एग्जाम्पल है ये। ठीक, ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। ये हमारी बॉडी है और रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि बॉडी को हमने फोर्स लगाया तो रिस्टोर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, रिस्टोर हुई। ये जो प्रॉपर्टी, जो प्रोसेस हो रही है, वो इसकी जो बॉडी की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गई। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आया। इसी से रिलेट करते हुए अगर हम बात करें स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस के लिए हम बात करेंगे। जैसे भी हम किसी स्ट्रेस, मतलब जनरल हम समझे तो स्ट्रेस का मीनिंग होता है तनाव, लेकिन यहां पर जो स्ट्रेस है इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिबल। क्या होता है प्रतिबल, क्या होता है स्ट्रेस? तो स्ट्रेस जो है ये बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, वो क्या होगा? F, जो मैंने अभी लिखा हुआ है F क्या होगा? फोर्स। ठीक, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है वो किस एरिया पे लग रहा है, या रिस्टोर किया हुआ फोर्स तो किसी बॉडी पे लग रहा है, तो किसी बॉडी पर भी पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा होगा। तो पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है तो ए, ये जो है फोर्स अपॉन एरिया वो कहलाता है हमारा स्ट्रेस। क्या कहलाता है? स्ट्रेस। क्लियर? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन इसकी भी कुछ निर्धारण किया हुआ है कि किस तरीके से इसमें फोर्स होगा, कैसे नहीं होगा, ये भी हम डिसाइड करें। ये जो हमने फिर से हम एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, ये बॉडी हमने कंसीडर की, इस पे फोर्स लगाया, इसने अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश की, वो F है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है किस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है वो A है। तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रेस, जो जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस अप्लाई होगा तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें चेंजेस आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया शेप, लेंथ एंड वॉल्यूम में चेंज आया। किन किन चीजों में चेंज आया? शेप, लेंथ और वॉल्यूम में। अब स्ट्रेस अप्लाई किया तो बॉडी की कुछ पर्टिकुलर चेंजेस हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ में चेंज है, वॉल्यूम में चेंज है या शेप में चेंज है। तो जो चेंज आ रहा है मतलब बॉडी डिफॉर्म हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? इसका स्ट्रेन। स्ट्रेन को हिंदी में बोला जाता है विकृति। स्ट्रेन को क्या बोला जाता है हिंदी में? विकृति। मतलब किसी की कृति को विकृत कर देना। ठीक, तो इसकी जो बनी हुई पोजीशन थी उसको चेंज कर दिया। अब वो जैसे भी हो रहा है तो इसके भी टाइप्स हैं। टाइप्स कैसे हैं? तो स्ट्रेस कितने टाइप का होगा, स्ट्रेन कितने टाइप का होगा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस के लिए जो हम ले रहे हैं, स्ट्रेस के टाइप होंगे थ्री टाइप। क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस में लेंथ में चेंज आएगा, है ना, वॉल्यूम में चेंज आएगा और शेप में चेंज आएगा, जैसे कि हमने बात की है अभी तक। तो अब स्ट्रेस के लिए जो हम नॉर्मल बात कर रहे थे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस में क्या हो रहा है, स्ट्रेस क्या कर रहा है? फोर्स अपॉन एरिया है, फॉर्मूला हमारे पास है। तो जब लेंथ में परिवर्तन आता है, लेंथ में चेंज आता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
क्या हो रहा है? तो देखिए, ये जो हमने कोई पाइप कंसीडर किया हुआ है, एक नॉर्मल पाइप हमने कंसीडर कर लिया। अब ये जो पाइप हमने कंसीडर किया है तो इस पे हमने एक फोर्स लगाया। क्लियर? जैसे हमने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ बढ़कर यहां पर पहुंच गई। मान लीजिए उसकी ओरिजिनल लेंथ L थी और ये प्लस यहां पर लेंथ बढ़ के हो गई कैपिटल L। तो यहां पर जब भी लेंथ में चेंज आ रहा है, लेंथ के साथ में लेंथ में के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो कहलाएगा स्ट्रेस, और चेंज लेंथ में आ रहा है तो वो कहलाएगा स्ट्रेन। कैसे? तो यहां पर फोर्स अपॉन एरिया है, तो ओरिजिनल लेंथ जो थी उस पर फोर्स लगा, तो एरिया यहां पर अभी लेंथ के फॉर्म में है तो हम ले सकते हैं एफ एल इंटू एल। ठीक, लेकिन अगर इसके शेप में चेंज आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है, तो अभी यहां पर लेंथ में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और इसी में जब लेंथ ओरिजिनल है और अपॉन चेंज इन लेंथ, ठीक, ये जो है ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। ऐसे ही वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में कैसे चेंज आएगा? तो उसके लिए हमारे पास है, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, नॉर्मली फोर्स लगाते हैं, तो मान लीजिए हमने एक बॉडी फिर से कंसीडर की। ये बॉडी कंसीडर करने के बाद हमने क्या किया? चारों तरफ से इस पर फोर्स लगाना शुरू किया। ठीक, चारों तरफ से फोर्स लगाया, मतलब यहां भी एफ लगाएंगे, ये भी एफ है, यहां से भी इक्वल फोर्स लगाया, एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है। ये सारा फोर्स जो है इक्वल लग रहा है, और इक्वल लगने के बाद इसकी जो वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो ये फोर्स नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ में चल रहे हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेन आ गए, स्ट्रेस आ गई। अब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम में चेंज आया, मतलब ये सेकंड हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। और लास्ट जो है, बॉडी के सिर्फ ऊपरी हिस्से में फोर्स लगाया जाए, टेंजेंशनल स्ट्रेस, मतलब सिर्फ ऊपरी हिस्से में फोर्स लगा रहे हैं, बाकी नीचे की बॉडी स्टेबल रहेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो अब ये जो आगे चली जाएगी बॉडी, जब आगे जा रही है तो इसमें यहां कहीं एंगल बनेगा, और जो एंगल बनेगा वो बनेगा शेयर एंगल, और इसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। तो आपको टाइप समझ में आए हैं, एक है हमारा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस, तीसरा है हमारा टेंजेंशनल स्ट्रेस। ऐसे ही स्ट्रेन क्या होगी? तो स्ट्रेन होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। ये टाइप्स हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। क्लियर? अब हम आते हैं, जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर चुके हैं तो हम आते हैं जो हमारा हुक्स लॉ है उस पर। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं क्लियर कर लेंगे तब तक हमको अदर कांस्टेंट निकालने, कैलकुलेशन करने में आसानी नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एक कांस्टेंट मिल जाएगा। वो कांस्टेंट जो है वो है E। अब यहां पर आप क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि E क्या है? तो E है हमारा इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो स्ट्रेस अपॉन साइड चेंज करते हैं स्ट्रेन की, इज इक्वल्स टू क्या हो गया? E। हमारा जो हुक्स लॉ है यहीं पर बेस्ड है, जो हुक्स लॉ है वहां पर हम पहुंच गए हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू E। E है इलास्टिसिटी कांस्टेंट, और इलास्टिसिटी कांस्टेंट अब चेंज होंगे हमारी टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन के माध्यम से। कैसे? तो वो भी हम जान लेते हैं। मान लीजिए हमको लेंथ में चेंज देखना है, लेंथ में चेंज देखना है तो हम कांस्टेंट यूज करेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये y क्यों बना दिया? ये y नहीं है, ये है यंग मॉडुलस। फिर हम दूसरा, जब हम वॉल्यूम में चेंज देखेंगे तो k कांस्टेंट लेंगे, तो k जो होगा वो होगा बल्क मॉडुलस।
और लास्ट ये अजीब सा सिंबल जो आपको दिख रहा है, ये है ईटा, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब हम यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके रिलेशंस फाइंड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को पढ़ने के लिए हमने इलास्टिसिटी देखी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी देखी, स्ट्रेस देखा, स्ट्रेंथ देखा, टाइप ऑफ स्ट्रेस देखा, टाइप ऑफ स्ट्रेंथ देखा। इसके अलावा हमने बात की कांस्टेंट की, जो कि हुक्स ने प्रतिपादित किया था, कैसे हुक्स लॉ में कैसे कांस्टेंट आता है। उसी कांस्टेंट के माध्यम से हम किसी भी स्ट्रेस को समझ पाते हैं कि कौन सा स्ट्रेस यहाँ पर यूज हो रहा है, कौन सा मॉडुलस है। तो ये मॉडुलस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।